हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 2। चलिए आज लेक्चर नंबर 2 में अपन लोग पढ़ लेते हैं न्यूट्रॉन्स की खोज और रदरफोर्ड के कुछ परमाणु मॉडल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास तक आपको प्रोटॉन्स की खोज तक पढ़ा दिया था। तो चलिए पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रॉन्स की खोज एवं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सर्वप्रथम दोस्तों चैडविक ने ज्ञात किया कि यदि हल्के तत्वों, दोस्तों ये याद रखना, हल्के तत्वों जैसे जिनका भार बहुत कम होता है, जैसे कि बेरिलियम हो गया, बोरोन्स हो गए आदि पर अगर हम क्या करें दोस्तों, अल्फा कणों की क्या करें, बमबारी की जाए। क्या किया जाए दोस्तों, अल्फा कणों की बमबारी की जाए तो उनसे एक प्रकार की विद्युत उदासीन वो कहलाती है दोस्तों, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। वे क्या है, न्यूट्रल विद्युत उदासीन कणों से बनी भेदी किरणें। भेदी मतलब होती हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, भेद के निकल जाएं। भेदी किरणें पेनेट्रेटिंग रेज निकलती हैं। क्या करती हैं दोस्तों, भेदी किरणें निकलती हैं। इन उदासीन कणों को उन्होंने क्या कहा था दोस्तों, न्यूट्रॉन्स कहा था। आपको पता होगा न्यूट्रॉन्स को n से दर्शाते हैं और इसके ऊपर ऐसे 0 चार्ज लगा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। उदासीन कणों को क्या कहा दोस्तों, न्यूट्रॉन्स कहा, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, दोस्तों उसके द्रव्यमान के बराबर ही इसमें क्या न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान होता है। दोस्तों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों न्यूट्रॉन्स की कुछ विशेषताएं भी हैं। विद्युत उदासीन होने के कारण ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में क्या हो जाते हैं दोस्तों, विक्षेपित नहीं होते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, विद्युत उदासीन होने के कारण ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होते हैं। इनकी त्रिज्या लगभग 10⁻³ सेंटीमीटर की इनकी त्रिज्या होती है। इनका द्रव्यमान की बात करी जाए, इनका द्रव्यमान की 1.67 दोस्तों इतना ही याद रखना अपन, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम इनका द्रव्यमान हो जाता है दोस्तों। अगर AMU में बात की जाए तो 1.00867 AMU होता है दोस्तों। AMU दोस्तों क्या होता है, AMU को फुल फॉर्म क्या हो जाता है दोस्तों, एटॉमिक मास यूनिट दोस्तों ये हो जाता है। और आजकल अपन लोग AMU को म्यू से ही दर्शाते हैं दोस्तों। यूनिफाइड मास बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनिफाइड मास, याद रखना। और अगला चौथा पॉइंट इसमें दिया गया है, इन्हें सामान्य रूप से N से व नाभ की अभिक्रियाओं में NO1 से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। किससे भी प्रदर्शित किया जाता है, N01 से इसको प्रदर्शित किया जाता है सामान्य नाभ की अभिक्रियाओं में, और सामान्य रूप से इसे सिर्फ N से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। चलिए दोस्तों याद रखना है, इसमें मैंने आपको एक रिएक्शन नहीं बताई न्यूट्रॉन्स की, तो मैं बता देता हूं दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, बेरिलियम को लिया था। बेरिलियम क्या किस रूप में पाया जाता नेचर में, 949 के रूप में पाया जाता। अल्फा कणों की थी दोस्तों, बमबारी की थी, ये है दोस्तों हीलियम। और जब इसकी बमबारी की थी तो दोस्तों इन्हें क्या प्राप्त हुआ, 612 यहाँ पे +1N01 के रूप में ये क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, इनको न्यूट्रॉन्स। क्या प्राप्त हो गया, न्यूट्रॉन्स। याद रखना दोस्तों, जो इसकी रिएक्शन हो जाती है, अगर आपको पेपर में आएगा तो आप अकेली ये रिएक्शन ही लिख देंगे दोस्तों, तो आपको फुल में से फुल मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि इसी रिएक्शन में पूरी की पूरी इनकी थ्योरी क्लियर है दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रॉन्स की खोज और उनकी विशेषताएं। अगर आ रहा है समझ में तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अगला टॉपिक्स आ जाता है अपन का परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आप पढ़ लेते हैं। कौन कौन से साइंटिस्टों ने क्या क्या कहा परमाणु के बारे में दोस्तों। पहला आ जाता है यहाँ पे थॉमसन का परमाणु मॉडल दोस्तों बहुत पुराना मॉडल है। जे थॉमसन ने दिया था दोस्तों। ये किसने दिया था, जे थॉमसन ने, सन 1904 दोस्तों। सन याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सन मन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस में सन मन से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जे थॉमसन 1904 में प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन, दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि हमेशा एटम कैसा होता है दोस्तों, एटम कैसा होता है, विद्युत उदासीन। क्या होता है दोस्तों, विद्युत उदासीन होता है एटम। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अति सूक्ष्म गोलाकार और विद्युत उदासीन कण है, जिसमें धनावेशित कण क्या है दोस्तों, प्रोटॉन समान रूप से फैले होते हैं, तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उनमें इस प्रकार से धसे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज।
दोस्तों याद रखना, ये इनके कहने का मेन पॉइंट था कि तरबूज में बीज। अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इन्होंने बात कहा। ऋणावेशित एवं धनावेशित परिमाण में समान होते हैं। याद रखना दोस्तों, जितने जैसे कि 9 अगर ऋणावेशित है तो 9 कैसे होंगे दोस्तों, धनावेशित होंगे। 10 ऋणावेशित है तो 10 कैसे होंगे दोस्तों, धनावेशित। तो इन्होंने यही कहा कि परिमाण में क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे। अतः परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है दोस्तों, उदासीन होता है। याद रखना दोस्तों, अगर 9 जैसे 9 है दोस्तों प्लस का है और 9 माइनस का है, तो दोस्तों ये आपस में कट के 0 हो जाता ना। इसी प्रकार से याद रखना दोस्तों, अगर 9 प्रोटॉन्स होंगे और 9 न्यूट्रॉन्स होंगे तो ये आपस में कट के क्या हो जाएगा, 0। मतलब वो क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत उदासीन कण बन जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत उदासीन। क्या हो जाएगा, विद्युत उदासीन हो जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों आपको समझाने के लिए ये है आपका डायग्राम, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। मैंने कहा था मैं आपको अच्छा डायग्राम बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये है एटम मॉडल दोस्तों, ये है वॉटर लेमन। इस प्रकार से उन्होंने बताया था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं दोस्तों ऊपर रहते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दोस्तों अंदर धसे होते हैं। आपने वाटरमेलन को तो देखा ही होगा, जो अंदर धसे रहते हैं उनको उन्होंने क्या कहा दोस्तों, क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन। जो अंदर धसे होते हैं, जो समान रूप से फैले होते हैं, उन्हें क्या कहा था दोस्तों, प्रोटॉन्स कहा था। आशा करते हैं आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अगला आ जाता है रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दोस्तों इन्होंने क्या कहा था, परमाणु अति सूक्ष्म, अति माइक्रो का मतलब दोस्तों यहाँ पे सूक्ष्म लिखना था। क्या है दोस्तों, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। दोस्तों देखिए हर जगह दोस्तों यही लाइन क्लियर हो रही है कि परमाणु अति सूक्ष्म है दोस्तों, गोलाकार है, विद्युत उदासीन कण है। तो दोस्तों ये लाइन तो आप बिल्कुल क्लियर करके ही रखिए। किसी का भी मॉडल आया, किसी का भी आए, तो आपको ये लाइन तो हमेशा ही चिपका देनी है कि परमाणु क्या है दोस्तों, अति सूक्ष्म है, गोलाकार और विद्युत उदासीन कण है। परमाणु का केंद्र कैसा होता है दोस्तों, धनावेशित होता है। दोस्तों ये याद रखना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एटम के बारे में कि एटम के अंदर दोस्तों क्या हो जाता है, अंदर कैसा चार्ज होता है, धनावेशित होता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं अंदर, और न्यूट्रॉन्स में तो कोई चार्ज होता ही नहीं है दोस्तों। तो परमाणु का केंद्र क्या है दोस्तों, धनावेशित होता है। जैसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उपेक्षणीय होने के कारण, कैसा होने के कारण दोस्तों, उपेक्षणीय का मतलब होता है दोस्तों नेग्लिजिबल होने के कारण कैसा होता है, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही स्थित होता है। याद रखना दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा होता है दोस्तों, नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल होने के कारण दोस्तों इलेक्ट्रॉन जैसे चाहे परमाणु एटम छोड़ के चले जाए या फिर अंदर आ जाए, तो दोस्तों उसके परमाणु के द्रव्यमान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। होने के कारण परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर होता है दोस्तों, नाभिक के अंदर होता है। अब इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल हो जाएगा तो अब बाकी का द्रव्यमान से उसके अंदर उपस्थित नाभिक में ही तो बचेगा। अगला पॉइंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते दोस्तों, चक्कर लगाते रहते। वृत्तीय कक्ष में क्या करते रहते दोस्तों, चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है दोस्तों, रिक्त होता है। ये किसने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, रिक्त। क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों ये बात किसने की थी, ये बात तो थॉमसन के मॉडल्स में भी आपने पढ़ी है कि जितनी प्रोटॉन्स की संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, तभी तो ये विद्युत उदासीन कण बनेगा ना। और अगला पॉइंट इसमें क्या है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। दोस्तों याद रखना, परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार कैसा होता है दोस्तों, बहुत कम होता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से 5 के 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब अगला टॉपिक आता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और नाभिक की खोज, रदरफोर्ड प्रैक्टिकल स्केलेटेड एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं। रदरफोर्ड ने सन 1919 में, दोस्तों मैंने पहले ही कहा है आपको सनमन याद रखना जरूरी नहीं है। रदरफोर्ड ने सन 1919 में परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की क्या ली थी दोस्तों, बारीक पन्नी गोल्ड फॉइल को लिया था। गोल्ड फॉइल पर क्या किया दोस्तों, अल्फा कणों की क्या की, बमबारी अल्फा कण जैसे कि दोस्तों हीलियम हो जाता है, 2-4 किलो में यहाँ पे प्रेजेंट होता है हीलियम के क्या की दोस्तों, क्या की बमबारी की और देखा कि अधिकांश कण धातु की पन्नी को पार कर धातु की पन्नी को पार कर सीधी रेखा में चले गए और कुछ पन्नी से बाहर निकलते समय अपने मार्ग से क्या हुआ दोस्तों, विक्षेपित हो गए और बहुत ही थोड़े कण पन्नी से प्रतिकर्षित होकर लौट गए। दोस्तों इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा। दोस्तों कैसे देखा, अभी मैं आपको डायग्राम बना के समझा दूंगा। दोस्तों अल्फा कण प्रकीर्णन के निष्कर्ष, दोस्तों मैं यहीं पे आपको डायग्राम समझा देता हूं कि इन्होंने क्या किया था। दोस्तों इन्होंने क्या किया था, याद रखना,
ये है दोस्तों एटम। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, अल्फा कणों की क्या की थी, बमबारी। अल्फा कणों की जैसे इन्होंने बमबारी की थी दोस्तों, तो क्या हुआ, कुछ कण सीधे निकल गए दोस्तों, कुछ कण क्या होगा दोस्तों, ऐसे इस साइड विक्षेपित हो गए, कुछ कण दोस्तों इस साइड विक्षेपित हो गए, और कुछ कण क्या हुआ दोस्तों, प्रतिकर्षित करके वापस लौट के आ गए नाभिक से दोस्तों, प्रतिकर्षित करके क्या हो गए, वापस लौट के आ गए। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था दोस्तों। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अब अल्फा कण प्रक्रिया से निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों, ये पढ़ लेते हैं। चूंकि अधिकांश अल्फा कण लगभग 99% बिना विक्षेपित हुए आर पार सीधे निकल जाते हैं, अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है दोस्तों, रिक्त होता है, यानी कि खाली होता है। 99% भाग दोस्तों जो आर पार निकल जाते हैं। तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने समझा कि जो एटम से एटम का दोस्तों अधिकांश भाग कैसा होता है दोस्तों, रिक्त होता है दोस्तों, कैसा होता है, रिक्त। सेकंड पॉइंट है, परमाणु के केंद्र के परितः अल्फा कण अपने पथ से विक्षेपित हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं, अल्फा कण अपने पथ से, पथ मतलब होता है रास्ता, अपने पथ से क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि परमाणु के केंद्र के परितः ऋणावेशित भाग उपस्थित होता है। कि परमाणु के केंद्र में कैसा हो जाता है दोस्तों, ऋणावेशित भाग उपस्थित होता है। कैसा भाग उपस्थित होता है, ऋणावेशित भाग उपस्थित होता है। परमाणु के केंद्र में कैसा भाग उपस्थित होता है, ऋणावेशित भाग उपस्थित होता है, एवं केंद्र में धनावेशित स्थित होता है। याद रखना दोस्तों, परमाणु के केंद्र के परितः ऋणावेशित भाग उपस्थित होता है एवं केंद्र में धनावेशित भाग होता है। तीसरा पॉइंट क्या था, ऐसे बहुत कण, कौन से कण, अल्फा कण थे जो कि टकराकर पुनः अपने मार्ग पर लौट आते हैं, अपने ही मार्ग पर वापस लौट के आ जाते हैं। ऐसे बहुत से अल्फा कण होते हैं दोस्तों जो टकराकर पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आते हैं। यह परमाणु के केंद्र में एक क्या करते हैं दोस्तों, अति सूक्ष्म, अति सघन, धनावेशित एवं भारी भाग की उपस्थिति को दर्शाते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिक कहते हैं। मतलब इसमें कुछ ऐसा भाग प्रेजेंट है जिसमें ये टकराकर क्या कर जाते हैं दोस्तों, वापस लौट के आ जाते हैं। क्या कर जाते हैं दोस्तों, वापस लौट के आ जाते हैं। यही था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आशा करते हैं आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों चलिए पढ़ लेते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो चलिए मैं हेडिंग डाल लेता हूं, रदरफोर्ड के क्या पढ़ने वाले हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां थी, परमाणु मॉडल की कमियां क्या पढ़ने वाले हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों पहला क्या था, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की क्या नहीं कर सका दोस्तों, व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड दोस्तों लिख लेते हैं, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका दोस्तों, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। इसमें सेकंड पॉइंट क्या आता है, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। याद रखना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। दोस्तों ये थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। दो कमियों के बारे में बता दिया जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इनके स्थायित्व की व्याख्या भी इसने नहीं की, और बेसिकली रेखीय स्पेक्ट्रम की ने भी इन्होंने कोई भी व्याख्या नहीं कर सके। रेखीय स्पेक्ट्रम की भी इन्होंने कोई भी व्याख्या नहीं की थी। इसलिए यहाँ पर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी इनकी डिफॉल्ट्स हो गए थे इनके परमाणु मॉडल के, क्योंकि उन्होंने दो चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ओके।